नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडिजिनस वीवीआर मिसाइल की तरफ से है। अब वक्त के साथ साथ वीवीआर मिसाइल की टेक्नोलॉजी बेहतर होता जा रहा है और जिसके पास जितने बेहतर वीवीआर मिसाइल मौजूद हैं उनके एयरफोर्स के पास दुश्मन के एयरफोर्स के मुकाबले उतना ज़्यादा एडवांटेजेस होता है। अभी हमारी सबसे लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाली इंडिजिनस वीवीआर मिसाइल की बात करें तो वो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, जिसकी स्ट्राइक रेंज करीब 110 किलोमीटर है। लेकिन इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से अस्त्र सीरीज की कई और मिसाइल को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसे मिसाइल मौजूद है। इसमें से रिसेंटली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की अंडरकैरिज लॉन्चिंग टेस्ट को कंप्लीट किया गया था, जिसके बाद अभी इसकी फर्दर टेस्ट को करने की बात सामने आई है। इसके लिए अभी अस्त्र मिसाइल की करीब 10 यूनिट को बनाया जा रहा है, जिनको आगे चल के इसकी फर्दर ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर तक होने की बात की गई थी, लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के लिए जिस डुअल पल्स मोटर को बनाया जा रहा था उसको अभी डीआरडीओ की तरफ से फर्दर फाइन ट्यून करने की कोशिश किया जा रहा है और उसमें बहुत सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चेंजेस किए जाएंगे और ये सभी चेंजेस अभी 10 यूनिट में करके टेस्ट किया जाएगा। और डीआरडीओ की तरफ से ये बात बताया जा रहा है कि इन चेंजेस को करने के बाद अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की जो रेंज है वो करीब 160 किलोमीटर से बेहतर होने वाला है। अब एग्जैक्टली ये बात बताया नहीं जा रहा है कि जो रेंज होगा वो कितना इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इसको कम से कम 180 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज करने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन इसे इतना साफ हो जाता है कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल हमको आसानी से चाइनीज ओरिजिन PL-15 मिसाइल से एडवांटेजेस दिलाने में मदद कर सकता है, यानी कि हम चाइनीज PL-15 मिसाइल के ऊपर वीवीआर एडवांटेज को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास मौजूद है। अगला अपडेट नेवल गन्स को लेकर, और अभी हम नेवल वेसल में इस्तेमाल होने वाली क्लोज इन वेपन सिस्टम की गन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमारे जितने भी नेवल वेसल मौजूद हैं उन सभी में हम इंपोर्टेड क्लोज इन वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादातर रशियन ओरिजिन AK-603 गन्स होते हैं। लेकिन अभी पहली बार हमारी आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी एक इंडिजिनस नेवल क्लोज इन वेपन सिस्टम टाइप की गन को डेवलप करने वाले, जो कि एक गैटलिंग एयर डिफेंस गन होने वाला है और इसमें ऑब्वियसली मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो कि इसको एक्यूरेटली इनकमिंग टारगेट को आइडेंटिफाई करने में न्यूट्रलाइज करने में मदद करने वाला है। ARD का एक कहना है कि इसमें AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बेहतर तरीके से इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को या टारगेट को सही तरीके से न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अभी तक इस गन की डिटेल स्पेसिफिकेशन को तो पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन जैसे कि जो क्लोज इन वेपन सिस्टम होते हैं वो किसी भी वॉरशिप का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, यानी कि जो दुश्मन वॉरशिप की एयर डिफेंस मिसाइल को भी पार करके शिप के करीब आने में कामयाब हो जाता है, उनको काउंटर करने के लिए हम इन गन्स का इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर पर दुश्मन की एयरक्राफ्ट से ज्यादा इनको आजकल सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में इन गन्स का एक्यूरेट होने के साथ साथ रेट ऑफ फायरिंग भी ज्यादा होना काफी जरूरी है। इन गन्स को बहुत एयर डिफेंस के अलावा वॉरशिप चाहे तो हम लोग सरफेस वॉरफेयर के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि लो प्रोफाइल टारगेट के ऊपर इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ऐसा अभी ARD की तरफ से बताया जा रहा है। अगला अपडेट भारत का पहला इंडिजिनस शिप बेस्ड एयर डिफेंस मिसाइल को लेके। आप सभी को शायद पता होगा कि अभी हम हमारे सभी फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में इजरायली ओरिजिन बैरक 1 सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक क्लोज रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक है और ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर की अल्टीट्यूड तक एंगेज हो सकता है, जिसे अभी भारत की तरफ से रिप्लेस करने की कोशिश किया जा रहा था। अब इसको रिप्लेस करने के लिए किसी भी फॉरेन सिस्टम को खरीदने के बदले भारत की तरफ से अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को बेस करके ग्राउंड बेस्ड या नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसको वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या VLSR SAM का नाम दिया गया था। अभी रिसेंटली इसकी कई सफल टेस्ट को करने के बाद फॉर्मली इसको इंडियन नेवी की वॉरशिप्स में ऑपरेशन करने का प्लान किया जा रहा है और अभी इंडियन नेवी की फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में लगभग 14 वॉरशिप्स में VLSR SAM को स्टैंडर्ड क्लोज रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर डिप्लॉय करने का फैसला किया गया। इसे अभी हमारे पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर NS विक्रांत पर भी तैनात किया जाएगा। और अगर इसे हम हमारी एग्जिस्टिंग बैरक 1 मिसाइल के साथ कंपेयर करते हैं तो जहां पर बैरक 1 मिसाइल हमको बस 5 से 6 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड तक एंगेज होने की कैपेबिलिटी देता था और मैक्सिमम 10 से 12 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करता था, यानी कि एंगेजमेंट रेंज को प्रोवाइड करता था। वहीं पर VLSR SAM की बात करें तो ये आसानी से 40 किलोमीटर के आसपास की एंगेजमेंट रेंज के साथ साथ 15 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक एंगेज होने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले, जो कि हमारी वॉरशिप्स की
एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी हद तक इम्प्रूव करने वाला है। इस मिसाइल की एक और खास बात ये भी है कि ये एक एक करके नहीं बल्कि कैनिस्टर डिजाइन के साथ आता है, जिसमें हर एक मिसाइल अपने अपने कंपार्टमेंट में एक कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से बंद होता है, जिस वजह से मिसाइल की सेल्फ लाइफ बेहतर रहता है और इसमें वेयर एंड टियर का जो रेट होता है वो काफी कम हो जाता है। अगला अपडेट भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि एमका की तरफ से है। अब फिलहाल इसको बनकर तैयार होने में लगभग 2032 तक का टाइम तो लगने ही वाला है, लेकिन इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से और एचएएल की तरफ से एमका को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात बताया जा रहा है। आप सभी को शायद ये बात पहले से याद होगा कि इनिशियली एचएएल की तरफ से ये बात बताया गया था कि एमका को मैन्युफैक्चर करने के लिए या एमका की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए इसको एसपीवी मॉडल के अंदर बनाने का फैसला किया गया था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी को एमका को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन अभी इसमें कुछ और चेंजेस किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी डीआरडीओ और एचएएल की तरफ से डिसीजन लिया गया कि अभी एमका की जो इनिशियल प्रोटोटाइप्स है इनको भी बनाने के लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की मदद ली जाएगी, जबकि पहले इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाने का जो काम था वो सिर्फ एचएएल और एडी के पास ही सीमित था। लेकिन अभी भले इनकी फाइनल असेंबली को एचएएल की फैसिलिटी में किया जाएगा, लेकिन जो सारे सब सिस्टम और सब असेंबल पार्ट होंगे इनको प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा ही मैन्युफैक्चर कराया जाएगा। लेकिन आगे चल के सभी कंपनी एमका की प्रोडक्शन में मेजर सप्लाई चेन का काम करने वाले। इनिशियल डेवलपमेंट के बाद एमका की मास प्रोडक्शन के दौरान भी एचएएल इनको मैन्युफैक्चर नहीं करने वाला है और एमका को अब कंप्लीटली एक नई कंपनी और नई असेंबली लाइन में मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया गया। इस नई कंपनी का मेजॉरिटी शेयर रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास मौजूद रहेगा और एचएएल के पास माइनॉरिटी स्टेक ही मौजूद रहेंगे। अभी के लिए जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी एमका की प्रोटोटाइप्स को बनाने के लिए इसकी सब सिस्टम के सब असेंबल्ड पार्ट्स को सप्लाई करने वाले हैं, तो फ्यूचर में भी उन पार्ट को आगे चल के बनाकर एचएएल को सप्लाई करने वाले या उस नई प्राइवेट सेक्टर कंपनी को सप्लाई करने वाले जो कि एमका को मैन्युफैक्चर करने वाला है। और फिलहाल एचएएल की फैसिलिटी में इन सभी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को एमका को मैन्युफैक्चर करने के लिए सभी जरूरी ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आगे चल के जब एक सेपरेट कंपनी को फॉर्म किया जाएगा और इसको एक अलग तरीके से फैसिलिटी में बनाने की कोशिश की जाएगी तो कंपनी के काम करने वाले लोगों के पास और इंजीनियर के पास वो सभी एक्सपर्टीज और स्किल्स मौजूद होगा जो कि एमका को बनाने का काम आ पाएगा। और इनको ट्रेनिंग देने का काम अभी एचएएल की तरफ से किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की फ्यूचर कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की तरफ से। पिछले कई महीनों से इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की डील को लेकर चर्चा चलता आ रहा था, जिसमें रफाल एम को सिलेक्ट करने की बात की गई थी। और अभी जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के विजिट पर जाने वाले, तो उनकी इस विजिट के दौरान उम्मीद किया जा रहा है कि रफाल एम की डील को फाइनल किया जा सकता है। इसको लेके अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक डिटेल प्रपोजल को तैयार करने की बात सामने आई है, जिसमें रफाल एम की डील के साथ साथ भारत और फ्रांस साथ मिलकर अभी एरो इंजन को भी डेवलप कर सकते हैं। और इस एडिशनल 26 रफाल के साथ साथ भारत की तरफ से भी सफरान के साथ भी बातचीत किया जा रहा है, जिसमें वो एक इंजन को डेवलप कर सकते हैं। इसको लेकर रिसेंटली सफरान की तरफ से भारत को एक ऑफर दिया गया था, जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियोज में बात कर चुके हैं। तो उसी को बेस करके अभी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारी तरफ से एक प्रपोजल को तैयार किया जा रहा है, जो कि शायद पीएम मोदी जी के फ्रांस विजिट के दौरान डिस्कस किया जा सकता है। इसके साथ ही अभी फ्रांस की तरफ से भारत को अपनी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को भी डेवलप करने में मदद करने का और डेवलप करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसको लेके भी अभी इसी दौरान बातचीत करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।